शरद जी। बहुत शुक्रिया ललित। और एक बहुत ही संभावनाओं से भरे हुए युवा नेता हैं जयवर्धन जी की अगर हम बात करें। और निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि वो मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो 14 महीने की सरकार थी। और मास्टर प्लान सहित भोपाल की बात करें या और इंदौर की बात करें तो एक नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर एक विजन के साथ सामने आए हैं। और काफ़ी भविष्य के लिए कांग्रेस उनसे उम्मीदें लगाकर बैठी है और उसके लिए उनको शुभकामनाएं। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको राघोगढ़, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयवर्धन जी। बहुत स्वागत करता हूं जयवर्धन जी। थका देने वाला एक दिन आपका भी और हमारा भी। थोड़ी देर पहले मैं भी ऑफिस मैंने भी लैंड किया है और मुझे पता है कि चंद मिनटों पहले आप भी इस समय पहुंचे हैं अपने निवास स्थान राघोगढ़ का जो आपका किला है वहां आप पहुंचे हैं। कांग्रेस का किला कितना मजबूत है सर इस बार? बड़ा जोर लगाया है कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी ने। और उसी के साथ चाहे बात हो जयवर्धन जी की, जीतू पटवारी की, उमंग सिंगार की, या तमाम उन नेताओं की जो तीसरी और चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी आपकी रिएक्शन सर। सर इस बार तो पूरी कांग्रेस एक है और पिछले 3.5 साल में जनता ने भाजपा की सरकार को भी देखा है। आज मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति में के मन में ये बात है कि जो भाजपा 15 साल सत्ता में रही थी और अगर 2018 में जनता ने कांग्रेस को 15 साल बाद मौका दिया था जी। तो अगर कांग्रेस 5 साल सरकार में रहती भी तो क्या बुराई थी। लेकिन जो भाजपा में सत्ता का की लालच था सत्ता का और सत्ता की जो भूख थी उसका परिणाम था कि उन्हें 15 महीने ही में ही सौदा कर लिया। कमजोर कड़ी ढूंढकर लालच देकर सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन पिछले 3.5 साल में अगर कोई मालामाल हुआ है तो सिर्फ भाजपा के कुछ चुनिंदा मंत्री मालामाल हुए हैं, कुछ दलाल उनके मालामाल हुए हैं, लेकिन आम जनता पीड़ित रही है, परेशान रही है। इसके साथ में जो हमारे 15 महीने थे उनमें कमलनाथ जी ने अनेकों विकास कार्य किए थे, अनेकों जनहित के काम किए थे। चाहे कर्ज माफी की शुरुआत हो, चाहे पेंशन दोगुना करने की बात हो, गौशालाओं का निर्माण हो। आप याद करेंगे, आप कुछ बिंदु बता रहे थे अभी, हम भोपाल और इंदौर की मेट्रो की शुरुआत भी हमने की थी। MOU दोनों जगह हमने साइन कराए थे। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो हमने बहुत अल्प समय में करके दिखाए थे। और हमें तो आज भी विश्वास है कि जनता चाहती है कि एक सरकार ऐसी बने जो जनता के माध्यम से बने, सौदे के आधार पे नहीं। और इसीलिए हमें विश्वास है कि इस बार जनता कमलनाथ जी को एक बार 5 साल का मौका देगी और इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी जयवर्धन जी, शुभकामनाएं आपको भी हैं और शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को भी हैं। हालांकि हम जानते हैं कि विजयश्री आप दोनों में से किसी एक का वर्ण करेगी, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बात हम बार बार कहते हैं कि दोनों योद्धाओं का मजबूत रहना और चुनाव को रोमांचक, चरम रोमांच तक ले जाना, ये एक दायित्व है जिसको मध्य प्रदेश में कांग्रेस बखूबी निभाती रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक मजबूत कड़ी हमेशा से रही है। जयवर्धन जी, जब आप US से लौटे थे और आपकी पहली पदयात्रा थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी से जब हमने पूछा था कि अब जयवर्धन जी सियासत की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो पहली सलाह आपकी क्या होगी, तो उन्होंने कहा था हंसते हुए, जैसा उनका अंदाज होता है, उन्होंने कहा कि मैं उनको कहूँगा ठीक साइज के जूते पहने, अन्यथा लंबी पदयात्रा में उनको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। आज मैं बहुत मैच्योर और एक बहुत परिपक्व और एक ठहरे हुए राजनेता को देख रहा हूं जो है तो युवा, लेकिन भविष्य की कई उम्मीदें अपने चेहरे पर, अपने कंधे पर लेकर भी चल रहा है। कैसे देखते हैं आप ये 10 साल? बिल्कुल ऐसा लगता है पलक झपकते बीत गए।
10 साल पहले के जयवर्धन और अब के जयवर्धन सिंह में आप क्या एक दार्शनिक तौर पे देखते हैं, तो क्या बदलाव या किस तरह से देखते हैं कि आप अभी भी वही हैं? जी जी। बड़ा परिवर्तन हुआ है सर, क्योंकि पिछले 10 साल मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित किया है जनता की सेवा के लिए। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि निर्वाचित होने के बाद मेरा मेरा पूरा समय जनता के लिए रहे। जनता की, हमारे किसानों की, युवाओं की, हर वर्ग की बहुत आशाएं होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और उन पर खरा उतरना और हर व्यक्ति को संतुष्ट करना एक चुनौती होती है। लेकिन मैंने पिछले 10 साल में निस्वार्थ रूप से काम करने का प्रयास किया है। चाहे काम सार्वजनिक हो, चाहे कोई निजी समस्या हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई परिवार पीड़ित है, कोई विशेष वर्ग अगर कहीं परेशान है, संकट में है, और अगर हम चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, या फिर निजी सामाजिक रूप से भी हो, या निजी स्तर पर भी हो, लेकिन अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव कर सकते हैं, तो वो मैंने करने का प्रयास किया है। ज़रूर पिछले 10 साल में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि चाहे कितना भी अनुभव आपको मिले, कोई भी व्यक्ति कभी सीखने से बंद नहीं होता है। आगे भी अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा करियर रहेगा, बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। लेकिन बस बात यह है कि हमेशा दिशा सही रहे, और जो भी अपने इरादे हैं वो सही रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात और मैं नहीं भूल पाता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने एक बार कहा था कि व्यस्तता के चलते जीवन की आपकी जो सिस्टर्स हैं और उनकी जो पुत्रियां हैं, उन्होंने कहा कि उनके विवाह के दौरान जैसी क्षत्रिय परंपरा है कि वो अपनी बेटियों के विवाह में भी कुछ प्रसंग ऐसे रहे कि वो उपस्थित नहीं हुए, और जैसी आपके यहाँ रजवाड़ों में परंपरा है, तलवार अगर उपस्थित नहीं है पिता, तो उनका प्रतिनिधित्व करती है तलवार। ये बताता है कि एक राजनेता का संघर्ष कितना होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि आपने राजनीतिक चातुर्य दिग्विजय सिंह जी से लिया है, अपने पिता से आपको मिला है, और जो धैर्य का एक कंपोनेंट है जो बहुत ज़रूरी है राजनीति में, ठहरना, शालीनता से आगे बढ़ना, ये आपने स्वर्गीय पूजनीय माताजी से आपने ग्रहण किया है। आज आप दोनों को याद करते हैं। मैं एक भावुक सवाल भी यहाँ आपसे कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये प्रश्न आपको भावुक करता है हमेशा, लेकिन इन दोनों के व्यक्तित्व से आपका सम्मिश्रण, और कहा भी जाता है कि नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे होती है, आगे पीछे छोड़ते हैं, लेकिन आप कैसे याद करते हैं इस समय अपने पिता और स्वर्गीय माता जी को? जी जी। सर, आज तो जो कुछ मैंने सीखा है राजनीति में, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता जी का है, दिग्विजय सिंह जी का है। विशेषकर जो उन्हें संघर्ष किया है जीवन भर, लगभग उनको भी अब लगभग 50 साल होने वाले राजनीति में। निश्चित तौर पर जी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब वो एक बार स्टैंड ले लेते हैं तो पलटते नहीं हैं। जी। और आखिर राजनीति में जनता ये देखना चाहती है कि जो राजनेता है, जब वो एक बार बात कह दे तो पलटे ना। आजकल क्या हो रहा है कि कोई राजनेता ऐसे होते हैं जो 15 साल तो एक ही बात कहेंगे, सौदा हो गया, पार्टी बदली तो फिर बदल गए, नया रूप आ गया, विचारधारा बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि सौदा हो गया दूसरी पार्टी के साथ। ये सब कहीं ना कहीं जनता आज बहुत समझदार हो गई है। और शायद अगर मैं बात करूं दिग्विजय सिंह जी की, और मैं उनसे क्या सीखा, ये सीखा है कि सदैव जिस पार्टी में आप हो उसके प्रति वफादारी रहे, लॉयल्टी रहे, और जो विचारधारा कांग्रेस की है उस आधार पर हमेशा हम आगे काम करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। उसके साथ जहाँ तक
मेरी माँ के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया था, लेकिन एक बात जो हमेशा मेरे मन में रही वो यही कि जो भी पद होते हैं, जो भी सरकारी ऐसे सुविधाएं होती हैं जो किसी को मिलती है विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, ये सब अस्थायी होती हैं। अगर कुछ स्थायी है तो आपका घर स्थायी है, आपका परिवार स्थायी है। तो इसीलिए मेरा विशेष लगाव रावगढ़ के साथ है, क्योंकि रावगढ़ हमारे पूर्वजों का है, परिवार का है। जी। और सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ के जो हमारे एक एक मतदाता रावगढ़ का है, उनके साथ मेरा एक बहुत विशेष कनेक्शन है, दिल का संबंध है, और जो सदियों का है, पीढ़ियों का है। लगभग हम सब यहाँ पे 350 साल पहले आए थे। और अगर मैं वाकई में आपको सच कहूँ तो मैंने कभी भी राजनीति कोई पद के लिए नहीं की। जी। 2008-9 में जब मैं मुंबई में था, मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, तब मुझे लगा कि मुझे अब वापस रावगढ़ आना चाहिए है और रावगढ़ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए है। और यही बात हमेशा मेरी माँ ने मुझे कहा था कि देखो, वो आपका परिवार है और उसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। तो आप चाहे तुमने पढ़ाई अमेरिका में की हो कुछ सालों के लिए, तुम नौकरी कर रहे हो बॉम्बे में बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन रावगढ़ एक ऐसी जगह है जिसमें जहाँ तुम्हें आना ही होगा वापस, और वही तुम्हारा भविष्य है। तो ये मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, दोनों मेरे पिता की और मेरी माँ के, जिनका आज भी प्रभाव मेरे जीवन में है। बस एक दो सवालों के साथ मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं बहुत सारी चीज़ें इस समय आपके जहन में चल रही होंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ दिग्विजय सिंह जी का भी और आपका भी एक बड़ा अलग किस्म का रिश्ता रहा है। बहुत सारी बातें इसको लेकर कही भी गई हैं और एक अजीब सी राइवलरी भी हमने देखी है। जब वो कांग्रेस में थे तब भी ये माना जाता था कि एक सो कॉल्ड राइवलरी है, एक प्रतिस्पर्धा है, और अब तो जग जाहिर है, वो खुलकर सामने है और जिस तरह की चीज़ें हैं गुना और राघोगढ़ में, वो सभी जानते हैं और आप और बेहतर जानते हैं। अभी उनका एक बयान आया था जिस पर आपका भी रिएक्शन था। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं, झूठ बोले कौवा काटे। जी, इस पर आपका रिएक्शन। उनने खुद को पहले टाइगर कहा। टाइगर तब कहा जब वो शायद पहली बार, मतलब वो भाजपा में जाकर उन्होंने पहली बार जब संबोधन दिया था। जी। लेकिन भाजपा में 3 साल रहने के बाद अब वो खुद को कौवा कहला रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं जी। लेकिन कोई व्यक्ति टाइगर से कौवा कैसे बन गया, क्यों बना, मुझे नहीं पता। वो स्वयं ही कह रहे था। उनसे ही पूछे अगली बार कि ऐसा क्या हो गया सिंधिया जी कि आपको शेर से कौवा बनना पड़ा। लेकिन ये बात मैंने नहीं कह रहा हूँ, तो स्वयं ही कह रहे हैं ये सब बातें। जी। तो ये शायद अगर आप उन्हीं से पूछेंगे तो इसके पीछे क्या राज है उसकी शायद जानकारी मिल जाएगी। राजनीति में कहा जाता है कि समय, काल, परिस्थितियों को देखकर आप जितनी जल्दी अपने को परिवर्तित करते हैं उतना बेनिफिट मिलता है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे सर? जी। जी सर, आई थिंक सर परिवर्तित नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि आपका जो चरित्र है वो स्थायी होना चाहिए। अब कोई उसमें चरित्र कुछ है आपका और आपको दिखाया कुछ और रहे हो, तो वो सही नहीं रहता है। ये बात सही है कि समय के साथ साथ थोड़ा बहुत बदलाव आता है सोच में, विचार में। ज़माना आज का बहुत आधुनिक हो गया है। हर व्यक्ति के पास आज मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बहुत तेज़ हो चुके हैं। एक पल में आपको पूरे क्या क्या खबर विश्व की है वो आपको मिल जाती है। संपर्क के माध्यम बहुत सारे नए बन गए हैं, संवाद के बहुत सारे अनेक माध्यम आ गए हैं,
जिसके द्वारा आप वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, कोई गांव में बैठे 50 लोगों के ग्रुप के साथ तत्काल आप बात कर सकते हैं। तो इससे ज़रूर काफ़ी कुछ चेंजेस आई हैं राजनीति में। राजनीति जो थी 25-30 साल पहले, वो आज बिल्कुल अलग राजनीति हो गई है। लेकिन फिर भी आपकी सोच जी जो पहले भी थी जी वो नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन जो काम करने का तरीका है उसमें आप कैसे एडजस्ट करते हो विद टाइम्स, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और ये बिल्कुल आपके आराम का वक्त भी है और गले को भी आराम देने का वक्त है। बहुत शुभकामनाएं आपको जयवर्धन जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी, आपकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टियां मजबूत रहें और चुनाव पूरी ताकत से लड़ें। तो बहुत धन्यवाद कि आपने इस वक्त निकाला और ये बताया कि आप बहुत सहजता से जीवन को भी लेते हैं, राजनीति को भी लेते हैं, संबंधों को भी लेते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे जयवर्धन सिंह जी, कांग्रेस के युवा नेता, पूर्व मंत्री और राघोगढ़ से जिनकी दावेदारी है और पूरी टक्कर के साथ वो मैदान में उतरे हैं। आपने महसूस किया होगा कि पूरी उनकी जो भाषा शैली है उसमें अशालीनता के बजाय कटाक्ष और व्यंग्य की चुभन आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई अशालीन भाव या बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे वार करने की परंपरा का कोई अंदाज नजर नहीं आता। इस युवा राजनेता पर निगाह रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के एक संभावनाशील राजनेता तो हैं ही, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ये राजनीति में मूल्यों को और राजनीति में शालीनता और विनम्रता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको लेकर कई राजनेता मध्य प्रदेश के आगे बढ़े हैं। चाहे कमलनाथ जी की बात करें या हम बात करें शिवराज सिंह चौहान जी की, या दिग्विजय सिंह जी को भी आप देखें, आप उनके चुभते और तथाकथित रूप से आग उगलते कुछ बयानों की बात सुन सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने भी उस तरह की राजनीति से शायद परहेज ही किया है जो कमर के नीचे वार करती है। तो लगातार तूफानी कवरेज बंसल न्यूज़ पर जारी है, क्योंकि विनम्रता से सर, बिना किसी उसके कि कोई दम्भ है, कोई और कोई चीज़ है, हम ये कहते हैं कि चुनाव का मतलब बंसल न्यूज़ है, क्योंकि पूरी टीम इस समय भी, रात के इस पहर में भी बंसल न्यूज़ के युवा साथियों की टीम सजग है, मुस्तैद है, और इसीलिए हम विनम्रता से कहते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कि बंसल न्यूज़ का मतलब विनम्रता से, चुनाव का मतलब बंसल न्यूज़ है। ओवर टू यू ललित जी।